हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। जो स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं उनको भी कई बार कुछ बेसिक बातों को लेकर ग्रामर में कन्फ्यूज़न होता है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस में क्या फ़र्क है। तो जब हम फ़र्क की बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम एक सिंगल वर्ड को भी कोई नाम देते हैं, जैसे नाउन नाम दिया हमने किसी को, या एडजेक्टिव नाम दिया, एडवर्ब नाम दिया, या प्रेपोजिशन नाम दिया। वहीं दूसरी ओर पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस में यही शब्द आकर अपने रोल के अनुसार क्या कहलाते हैं, इस चीज़ को सीखा जाता है। इसी प्रकार दूसरा जो अंतर है वो ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम एक सिंगल वर्ड को भी नाम देते हैं, जबकि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में ऐसा ज़रूरी नहीं है। वहाँ हम हो सकता है कि शब्दों के एक समूह को भी कोई नाम दे। बाकी बात जो है वो यहाँ हम बोर्ड पर सीखते हैं। देखिए, हमने यहाँ दो सेंटेंस लिखे हैं। पहला ये सेंटेंस है और दूसरा ये सेंटेंस है। ये जो पहला सेंटेंस है, इस सेंटेंस को अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार इसकी मैं बात करूं तो अमित टाइप्स ए लेटर फास्ट में, देखिए अमित एक नाउन हुआ, टाइप्स ये यहाँ वर्ब है, ए ये हमारा एडजेक्टिव है, लेटर हमारा नाउन है और फास्ट जो है ये हमारा एडवर्ब है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यही का यही सेंटेंस हमने यहाँ लिखा है। जब हम इस सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि अमित जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, और हम ये जानते हैं कि सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम करता है, डूअर जो होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और इस सब्जेक्ट के द्वारा ये जो कुछ किया जा रहा है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि प्रेडिकेट जो है वो एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और एक शब्दों का समूह भी हो सकता है। लेकिन सबसे स्पेशल बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि प्रेडिकेट में एक वर्ब का होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो बिना वर्ब के प्रेडिकेट जो है वो कभी नहीं हो सकता है। इसी प्रकार एक प्रेडिकेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित हो सकती हैं, जैसे उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं, मॉडिफायर्स हो सकते हैं। अब यही सब बातें जो हैं वो ग्रामर की बेसिक्स जो बातें हैं उनका निर्माण करती हैं, क्योंकि अगर हमें बेसिक्स का पता नहीं होगा तो फिर हम आगे ग्रामर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। एक उदाहरण के तौर पर अगर एक सेंटेंस जो आपके सामने कोई आता है उसको आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके अंदर किस शब्द का क्या क्या रोल है, इसको अगर आप अच्छी तरह से पहचानने लग जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी ग्रामर पर पकड़ है। अब इन्हीं बातों को हम आगे और अच्छे से देखते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को जानने से पहले हमें यह भी दोहरा लेना चाहिए कि सेंटेंस किसको कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब एंड गिव्स कंप्लीट सेंस इज नॉन एज सेंटेंस। अब सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो सेंटेंस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन क्या बेसिक चीज़ है जो एक सेंटेंस में होनी चाहिए उसकी जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने दो चीज़ें आती हैं जब हम सेंटेंस की बात करते हैं कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से सेंटेंस दो शब्दों का भी हो सकता है, बशर्ते उसके अंदर एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो। प्रेडिकेट क्या है? जिसके अंदर वर्ब है। अब जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिखते हैं, गुड़िया स्माइल्स। यहां हम देख रहे हैं बहुत छोटा सा दो शब्दों का ये सेंटेंस है। इसके अंदर गुड़िया जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और इस गुड़िया के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है, इसके द्वारा मुस्कुराया जा रहा है, तो ये हमारा प्रेडिकेट हुआ। तो हम देख रहे हैं कि दो शब्दों से मिलकर भी एक सेंटेंस जो है वो बन सकता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि सब्जेक्ट के साथ साथ हमारे पास वर्ब हो, और जो हिस्सा वर्ब हुआ वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। और ये वर्ब एक शब्द की भी हो सकती है या ये वर्ब दूसरे अन्य शब्दों के समूह के साथ भी आ सकती है। अब दूसरा जो हिस्सा है सेंटेंस का उसको हम कहते हैं अदर ऑप्शनल पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। इसके अंतर्गत ऑब्जेक्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, मॉडिफायर्स और एडवर्बियल्स होते हैं। ये सेंटेंस में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं।
आइए अब सब्जेक्ट के बारे में भी कुछ जानकारी लेते हैं। देखिए, सब्जेक्ट हमारे पास कई तरह के होते हैं। मेनली 3 तरह के जो सब्जेक्ट हैं वो हमारे होते हैं। पहला होता है सिंपल सब्जेक्ट, दूसरा होता है कंप्लीट सब्जेक्ट और थर्ड वन है कंपाउंड सब्जेक्ट। जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सिंपल सब्जेक्ट वो होता है जिसमें ओनली सिंगल वर्ड होता है, जिसमें केवल एक ही वर्ड हो। जैसे उदाहरण के तौर पर, गुड़िया इज़ ए गुड अकाउंटेंट। गुड़िया एक अच्छी अकाउंटेंट है। जिसके बारे में बात की जा रही है वो गुड़िया है, मतलब ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। और इस सेंटेंस में नाउन यानी कि जो सब्जेक्ट है वो एक सिंगल वर्ड से बना है, इसलिए ये हमारा जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंपल सब्जेक्ट कहलाता है। अब आते हैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। दूसरा जो सब्जेक्ट है उसको हम कंप्लीट सब्जेक्ट कहते हैं। कंप्लीट सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट विद मॉडिफायर्स, मतलब ऐसा सब्जेक्ट जिसके साथ मॉडिफायर्स लगे हों। अब जब सवाल आता है मॉडिफायर्स का तो जनरली इसके अंदर एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स जो है वो आते हैं। मॉडिफायर्स वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। अब जैसे A young pretty child is dancing very fast, मतलब a young pretty child is dancing very fast, एक जवान सुंदर बच्चा बहुत तेज़ी से डांस कर रहा है। जब हम इस सेंटेंस की बात करते हैं तो इसके अंदर ये हमारा पूरा का पूरा जो है वो सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट कैसे हुआ कि देखिए, मेन शब्द जो है नाउन हमारे पास यहाँ चाइल्ड है, लेकिन ये चाइल्ड किस तरह का है, इसको मॉडिफाई हमारे पास किया जा रहा है ए यंग और प्रेटी इनके द्वारा। मतलब एक जवान और सुंदर, ये चाइल्ड कैसा है, जवान है, सुंदर है। तो ये 1, 2 और 3, ये 3 शब्द मिलकर इस चाइल्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं। इसलिए ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट कहलाया है, क्योंकि इसके अंदर मॉडिफायर्स का प्रयोग किया गया है। और सब्जेक्ट के अलावा जितना भी हिस्सा है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है उसको हम कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट मतलब मोर देन वन सब्जेक्ट, मतलब जब एक से अधिक सब्जेक्ट हमारे वाक्य में होते हैं तो उसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ उषा एंड प्रवीण आर गोइंग इन ए कार। कार में कौन कौन जा रहा है, उषा और प्रवीण, मतलब सब्जेक्ट जो है वो एक से अधिक है। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं उसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। इन्हीं बातों को आगे लेकर हम डीपली कुछ और बात करेंगे। यहाँ मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। सब्जेक्ट के बाद अब हम बात करेंगे प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच हैज़ ए वर्ब एंड अदर वर्ड्स, मतलब सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें एक वर्ब और दूसरे शब्द भी होते हैं, विच टेल व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज, जो ये हमें बताता है कि सब्जेक्ट जो है वो क्या है या वो क्या करता है। उदाहरण के तौर पर इसको समझते हैं। गौरव इज हैंडसम। यहाँ गौरव जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और उसके बारे में बताया जा रहा है कुछ कि वो हैंडसम है। तो ये जो है ये हमारा पूरा का पूरा प्रेडिकेट हुआ। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। गौरव इज प्लानिंग फॉर हिज प्रोजेक्ट। गौरव अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहा है। तो इसमें ये गौरव जो है ये हमारा सब्जेक्ट हुआ और वो क्या करता है या वो क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा जो है वो हमारा प्रेडिकेट हुआ। अगर आसान शब्दों की बात की जाए तो सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी होता है एक सेंटेंस में उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। और वो प्रेडिकेट जो है वो एक शब्द का भी हो सकता है, इस पर अभी अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए गौरव सब्जेक्ट है और इसके अलावा जो कुछ है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। इन द सेम वे गौरव इज प्लानिंग फॉर हिज प्रोजेक्ट, इसमें गौरव सब्जेक्ट है और इसको छोड़कर जो कुछ भी है वो हमारा प्रेडिकेट है। अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट के टाइप्स की। तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट। पहला है सिंपल प्रेडिकेट। सिंपल प्रेडिकेट क्या होता है, जिसमें ओनली वन वर्ब, जिसमें केवल एक ही वर्ब होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, गुड़िया लाफ्ड, गुड़िया हंसी। इसमें गुड़िया जो है ये हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब लाफ्ड है और सिंगल वर्ब है। तो ये जो है ये हमारी प्रेडिकेट हुई।
इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कंप्लीट प्रेडिकेट। कंप्लीट प्रेडिकेट क्या होता है? वर्ब विद मॉडिफायर्स, मतलब वर्ब के साथ अगर मॉडिफायर्स भी हों तो उसको हम कंप्लीट प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे गौरव ऑलवेज कम्स अर्ली, गौरव हमेशा जल्दी आता है। अब इसमें गौरव तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, और इसके अंदर वर्ब क्या है? ये कम, जिसको हमने टेंस के अकॉर्डिंग कम्स कहा। अब ये जो आता है उसकी विशेषता क्या है? अर्ली और ऑलवेज। तो ये जो दो शब्द हैं ये हमारे मॉडिफायर्स हैं। मॉडिफायर्स क्या होते हैं? अभी हमने पहले भी बात की थी, ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन या वर्ब की विशेषता बताते हैं उनको हम मॉडिफायर्स कहते हैं, और इसमें जनरली एडजेक्टिव और एडवर्ब्स आते हैं। तो यहाँ कम जो है ये वर्ब है, और इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है अर्ली और ऑलवेज। तो ये दोनों जो शब्द हैं ये एडवर्ब हैं, और एडवर्ब किस तौर पर आए हुए हैं? मॉडिफायर के रूप में, इसलिए ये दो हमारे पास मॉडिफायर्स है। तो ये हमारा कंप्लीट प्रेडिकेट का एग्जाम्पल है। इसी तरह से कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है? टू और मोर वर्ब्स, मतलब आपके पास एक सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट एक ही है लेकिन वर्ब्स क्या हैं? वो दो या दो से ज़्यादा हों तो वो हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे शिखर वेंट आउट एंड टुक हिज बाइसिकल, इसके अंदर शिखर जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, और वेंट आउट बाहर गया ये हमारी एक वर्ब हुई, और टुक ये हमारी दूसरी वर्ब है। सब्जेक्ट एक ही है लेकिन वर्ब हमारे पास एक से अधिक है। तो ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट एक ही हो लेकिन वर्ब एक से ज़्यादा हो तो वो हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट कहलाता है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट कहलाता है। वर्ब हमारे पास दो से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए हमने कहा बिट्टू जंप्ड, रैन एंड नॉट स्टॉप, मतलब बिट्टू कूदा ये हमारी एक वर्ब है, रैन दौड़ा और नहीं रुका एंड डिड नॉट स्टॉप, और ये स्टॉप जो है ये हमारी दूसरी वर्ब हुई। तो हमने देखा कि सब्जेक्ट तो एक ही है लेकिन एक से ज़्यादा जब अगर वर्ब्स आ जाती हैं तो वो पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट कहलाता है। अब आगे हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे अदर ऑप्शनल पार्ट्स की। सेंटेंस में जो अदर ऑप्शनल पार्ट्स होते हैं उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऑब्जेक्ट तभी हमें मिलता है जब किसी सेंटेंस में कोई ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिसको हम कह सकते हैं एक्शन वर्ब्स जो होती हैं, जैसे नहाना, धोना, पीना, खाना, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब जो वर्ड्स हैं इनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स के तौर पर जानते हैं, और इनसे ही हमें जो ऑब्जेक्ट है वो मिलता है। अगर हमारे सेंटेंस में कोई ऐसी वर्ब है जो इंट्रांजिटिव है तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? वो वर्ब जो कर्ता तक ही सीमित रहती है, जैसे सोना, हंसना, मुस्कुराना, रोना, ये सब जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। तो ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं इसकी जो डेफिनेशन है, द ऑब्जेक्ट इज़ अ वर्ड, जो कि एक नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, एक शब्द है जो कि नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, दैट कंप्लीट्स द पर्पस ऑफ ए वर्ब, जो कि वर्ब के पर्पस को कंप्लीट करता है। उदाहरण के लिए देखिए, ही रीड्स ए बुक, ही सब्जेक्ट है और रीड्स ये यहाँ हमारा वर्ब है। तो वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है? वो एक किताब पढ़ता है। तो मतलब इस वर्ब का जो पर्पस है वो एक किताब है, ऑब्जेक्ट हुआ हमारा, वो उसको पूरा कर रहा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को ढूंढा कैसे जाता है। ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब है उससे दो सवाल करने चाहिए। पहला हमारा सवाल होता है व्हाट का, और दूसरा होता है whom का। व्हाट का मतलब होता है क्या, और whom को हिंदी में कहते हैं किसे। इसको उदाहरण से समझते हैं।
यहाँ हमारे पास एक सेंटेंस है बॉयज़ प्ले क्रिकेट, मतलब लड़के क्रिकेट खेलते हैं। इसमें बॉयज़ ये हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब है प्ले। जब इस प्ले से हम व्हाट का सवाल करते हैं, जब इससे हम व्हाट का सवाल करते हैं, व्हाट का मतलब क्या, तो खेलते हैं क्या, तो ये हमें जवाब मिला क्रिकेट, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब वर्ब से व्हाट का सवाल करने पे जो जवाब मिलता है वो हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं। इसके अंदर ग्रैंडफादर गेव मी ए वॉच, इसके अंदर ग्रैंडफादर हमारा सब्जेक्ट है और गेव जो है वो हमारी वर्ब है। इस वर्ब से हम सवाल करते हैं व्हाट का। दादाजी ने दी, क्या दी, व्हाट का मतलब क्या, क्या दी, तो हमें जवाब मिला ए वॉच, एक घड़ी दी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और चूंकि अभी हमने बात की कि ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए वर्ब से दो तरह के सवाल किए जाते हैं, एक व्हाट का और दूसरा हुम का, तो हम इसी वर्ब से दूसरा सवाल भी करके देखते हैं। दूसरा सवाल जो है वो है हमारा हुम का। हुम का मतलब होता है किसे, तो दादाजी गेव, दादाजी ने दी, हुम का मतलब किसे, किसे दी, मी मतलब मुझे दी, जो घड़ी किसे दी, मुझे दी, तो हुम का जो जवाब है वो हमें मी मिला, तो इसका मतलब ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ। तो मतलब क्या दो दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है जब दो ऑब्जेक्ट हैं तो क्या इनका नाम एक ही रखें, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट तो ये भी आया था और ऑब्जेक्ट हमारे पास ये भी आ गया। अब दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं तो इनको लेकर नाम में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तो हम क्या करते हैं कि व्हाट से जो जवाब हमें मिलता है, जैसे दादाजी गेव, दादाजी ने दी, क्या दी, एक घड़ी, तो व्हाट का जो जवाब मिलता है वो हमेशा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ओके, व्हाट से जो भी जवाब मिलता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसी तरह से हुम से जवाब मिला, हुम का मतलब किसे, किसे दी, मी, मुझे दी, तो हुम से जब भी जो भी जवाब मिलेगा वो ऑब्जेक्ट हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे ढूंढा जाता है। व्हाट और हुम का सवाल करके ऑब्जेक्ट को ढूंढा जाता है, और व्हाट का जो भी जवाब आता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और हुम का जो भी जवाब आता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के बाद आइए अब हम बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट को समझने की तरफ। कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारा अदर ऑप्शनल पार्ट्स के अंतर्गत अगला पड़ाव है। कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं, यहाँ जो डेफिनेशन लिखी है अकॉर्डिंग टू इट, कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस। मतलब कॉम्प्लीमेंट एक शब्द है या शब्दों का समूह है जो एक सेंटेंस को कंप्लीट जो सेंस है वो देता है। अब ये तो हो गई डेफिनेशन की बात, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन से इधर हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में ये कई बार ये देखने में आता है कि उनको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में फ़र्क महसूस नहीं होता है। और उसकी वजह भी ये है क्योंकि एक बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे पास होता है वो ये होता है कि पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, और उसके बाद या तो ऑब्जेक्ट होता है या फिर कॉम्प्लीमेंट होता है। अब सवाल ये उठता है कि हमें पता कैसे चले कि वर्ब के बाद जो कुछ आ रहा है वो कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है, तो इसको समझने का एक प्रयास करते हैं। देखिए हमारे पास एक यहाँ पर दो सेंटेंस है। पहला है अमित हैज़ ए बॉल और दूसरा है अमित इज़ ए बॉय। अब इसके अंदर एक वाक्य में ऑब्जेक्ट है और एक में कॉम्प्लीमेंट है। अब सवाल ये उठता है कि उसको हम पहचाने कैसे। तो देखिए अमित हैज़ ए बॉल, यहाँ हमारे पास ये वर्ब है और इस वर्ब के बाद जो नाउन है, क्या ये नाउन और ये जो सब्जेक्ट है वो एक ही है या अलग अलग है। जाहिर सी बात है अमित इज़ ए नेम ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम है, और ए बॉल इट्स ए नेम ऑफ ए थिंग, किसी वस्तु का नाम है। मतलब दोनों जो हैं वो अलग अलग हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि वर्ब के बाद आने वाला नाउन अगर सब्जेक्ट से अलग हो, उससे अलहदा हो, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है।
इज दैट क्लियर? अब आते हैं दूसरे वर्ब की, दूसरे सेंटेंस की तरफ। अमित इज ए बॉय, अमित एक लड़का है। यहाँ इस वर्ब के बाद जो नाउन आ रहा है ए बॉय, क्या ये जो बॉय और ये अमित एक ही बात को कह रहे हैं, सेम टू सेम एक ही चीज को बता रहे हैं, या अलग अलग बता रहे हैं? तो यहाँ हम देखते हैं कि ए बॉय और अमित एक ही बात को बता रहे हैं। मतलब ए बॉय जो है वो अमित है और अमित जो है वो एक बॉय है। तो कहने का मतलब हुआ कि जब वर्ब के बाद आने वाला नाउन अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेम टू सेम हो, शब्द भले ही अलग हों लेकिन इशारा एक ही चीज़ की ओर कर रहे हों, तो वर्ब के बाद आने वाले आगे जो भी शब्द होते हैं या शब्द होता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम ये देखते हैं कि एक कॉम्प्लीमेंट कितने तरह के होते हैं। देखिए, कॉम्प्लीमेंट जो है वो दो तरह के होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक तो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जैसे अभी हमने बात की कि सुनील इज ए बॉय, या हमने अभी कहा अमित इज ए बॉय। तो मतलब वर्ब के बाद जो शब्द आ रहा है और इस वर्ब से पहले जो शब्द है वो एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं दोनों। तो ये मतलब अमित जो सब्जेक्ट है वो इस बॉय के, वो बॉय है और ये जो बॉय है वही अमित है। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट कैसा कहलाया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। उसके लिए हम एक उदाहरण लिखते हैं। जैसे The teacher elected him the monitor. The teacher elected him the monitor. टीचर ने उसे एक मॉनिटर चुना। अब हम यहाँ जब बात करते हैं तो टीचर और ये हमारी वर्ब रहा, ये हमारा सब्जेक्ट रहा और ये हमारी वर्ब है। इस वर्ब के बाद जो शब्द आ रहा है, क्या वो शब्द और द टीचर एक ही हैं या अलग अलग हैं? तो हम पाते हैं द टीचर इलेक्टेड हिम, टीचर ने उसे चुना, तो जाहिर सी बात है वो कोई और व्यक्ति है। तो मतलब ये शब्द अलग है और ये शब्द अलग है। तो ये हमारा क्या है? इसके आगे आने वाला शब्द हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाया। अब इसको एक बार दोबारा पढ़ते हैं। द टीचर इलेक्टेड हिम द मॉनिटर। अब हम ये देखते हैं कि ये जो द मॉनिटर है, ये मॉनिटर जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है, किसको रिपीट कर रहा है? हिम को कर रहा है या टीचर को रिपीट कर रहा है? तो हम ये पाते हैं ये जो मॉनिटर है वो इस हिम को रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ द मॉनिटर जो है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम किसी वाक्य के अंदर बहुत आसानी से कॉम्प्लीमेंट को पहचान सकते हैं और ये देख सकते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट कैसा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब हम बात करेंगे मॉडिफायर्स के बारे में। बीच बीच में मॉडिफाई के बारे में हमने कुछ चर्चा की थी, लेकिन अब हम उसको और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। मॉडिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को विशेषता प्रदान करना। तो मॉडिफायर वे शब्द हुए जो किसी नाउन, प्रोनाउन या वर्ब की विशेषता में बढ़ावा करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मॉडिफायर्स आर एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स विच डिस्क्राइब द सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जो सब्जेक्ट या प्रेडिकेट को डिस्क्राइब करते हैं। अब जैसे हमने बात की कि मॉडिफायर्स के रूप में हम एडजेक्टिव या एडवर्ब्स की बात करते हैं और ये जिस शब्द के साथ जुड़ जाते हैं उसकी विशेषता में बढ़ावा कर देते हैं। एक चीज़ देखिए, ये जो होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं। मतलब अगर आप इनका प्रयोग कर देते हैं तो जिसके लिए भी इनका प्रयोग किया गया है उसकी विशेषता में ये इजाफा करते हैं। कैसे, देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। आई हैव ए वाइट हॉर्स। अब यहाँ देखिए, मेरे पास एक सफ़ेद घोड़ा है। मेरे पास घोड़ा है लेकिन उसकी विशेषता जो है वो क्या है? ए वाइट, मतलब वो एक सफ़ेद घोड़ा है। तो यहाँ हमारा मुख्य शब्द जो है वो हॉर्स है, नाउन है, और इसकी विशेषता में बढ़ावा ए वाइट शब्द के कारण हो रहा है। तो ये हमारा मॉडिफायर कहलाता है। इसी प्रकार से
द बस वॉज रनिंग वेरी स्लोली। बस जो है बहुत धीरे चल रही थी। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास इस बस की विशेषता बताई जा रही है, और वो क्या विशेषता है उसकी कि बस जो है वो बहुत धीरे चल रही थी। यहाँ पर देखिए रनिंग, ये हमारी वर्ब है, वो चल रही थी। कैसी चल रही थी? स्लोली, मतलब धीरे धीरे चल रही थी। तो ये एडवर्ब जो है वो हमारा एक मॉडिफायर है जो इस वर्ब रनिंग की विशेषता बता रहा है, और इसके साथ ही साथ वेरी शब्द इस स्लोली को और ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है कि वो कैसे चल रही थी? बहुत धीरे धीरे चल रही थी। धीरे धीरे तो चल रही थी लेकिन बहुत धीरे धीरे चल रही थी। तो ये वेरी स्लोली जो है इस वर्ब रनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये हमारे यहाँ पर एक मॉडिफायर का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ही वर्क्स इन ए 5-स्टार होटल दैट इज ऑलवेज बिजी। मतलब वह एक 5-स्टार होटल में काम करता है जो कि हमेशा बहुत बिजी है। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं ये होटल है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, और इस होटल की विशेषता क्या है कि वो एक 5-स्टार होटल है। तो इस नाउन की हमने ये 5 स्टार जो है विशेषता बता रहा है, तो ये एज ए मॉडिफायर काम कर रहा है। लेकिन यहाँ और देखिए इस होटल के बारे में क्या बताया जा रहा है और क्या खासियत है उस होटल की? दैट इज ऑलवेज बिजी, जो कि हमेशा बिजी है। यहाँ देखिए ये हमारा एक नाउन क्लॉज है, और ये पूरा का पूरा नाउन क्लॉज जो है वो इस होटल को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब इसकी विशेषता बता रहा है कि वो हमेशा बिजी रहता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो मॉडिफायर्स होते हैं ये जब आते हैं तो जिस शब्द के लिए इनका प्रयोग किया जाता है उसकी विशेषता में और बढ़ावा कर देते हैं। अब लास्ट में हम बात करेंगे एडवर्बियल्स की। एडवर्बियल्स भी ऑप्शनल होते हैं, चाहे तो इनका प्रयोग वाक्य में हो और नहीं भी हो सकता। अब जहाँ तक इसकी डेफिनेशन की बात है तो एडवर्बियल्स आर द वर्ड्स इन द प्रेडिकेट, मतलब एडवर्बियल्स जो हैं वो प्रेडिकेट में होते हैं, और विच एक्सप्लेन हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाई एक्शन वाज परफॉर्म, मतलब कोई भी एक्शन कब, क्यों, कहाँ, कैसे हुआ, इसकी जो जानकारी है वो हमें देते हैं। एडवर्बियल का मतलब होता है वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द, और जब ये सिंगल रूप में आते हैं तो इसको हम एडवर्ब कहते हैं, और एक फ्रेज के रूप में, समूह के रूप में आके जब किसी वर्ब की विशेषता बताई जाती है तो उसको हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं, और अगर क्लॉज के रूप में आकर किसी वर्ब की विशेषता बताई जाती है तो उसको हम एडवर्बियल क्लॉजेस कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। ही स्टडीड ऑन द रूफ, मतलब उसने छत पर पढ़ाई की। तो उसने पढ़ाई कहाँ की? वेयर का जवाब हमें मिल रहा है ऑन द रूफ। तो ऑन द रूफ ये हमारे पास एक फ्रेज है जो कि एडवर्ब के फॉर्म में है, इसलिए ये हमारा एडवर्बियल हुआ। इसी तरह शी स्किप्ड ब्रेकफास्ट बिकॉज शी वॉज गेटिंग लेट, उसने ब्रेकफास्ट नहीं लिया क्योंकि उसे देर हो रही थी। तो इसके अंदर हमारा बिकॉज शी वॉज गेटिंग लेट ये हमारा एडवर्बियल हुआ, और इसको अगर हम कहेंगे, इसको हम एक क्लॉज कहेंगे, और क्लॉज भी कौन सा हुआ? डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज जो है इस वर्ब स्किप की विशेषता बता रहा है कि स्किप क्यों किया? बिकॉज शी वॉज गेटिंग लेट, क्योंकि उसको देरी हो रही थी। और लास्ट में देखिए दे एट हरिडली, उन्होंने खाया। कैसे खाया? हरिडली का मतलब होता है जल्दी जल्दी या शीघ्रता से, उन्होंने शीघ्रता से खाया। तो ये जो शब्द है ये हमारा एडवर्बियल है और एडवर्ब फॉर्म में यहाँ पर आया है। तो उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपने बहुत कुछ छोटी छोटी बातें जो हैं ग्रामर की जो बेसिक बातें हैं उनको आपने सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।